हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी मंच एकेडमी पर आपका स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात बोलनी चाहूँगा। स्टडी मंच एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी क्लासें आप तक पहुँचती रहे। और जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है जीएस से रिलेटेड सभी क्लासें आपको प्रोवाइड कराना, उसको आप सफल बनाइए। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास बहुत ही यूनिक क्लास है। और जो हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे वो क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित सभी जितने भी प्रोविजंस है उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो अब टोटल 11 हो गई है। पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब इनकी संख्या 2024 में बढ़ करके 11 हो गई है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड यह अवधारणा। क्लासिकल लैंग्वेज की अवधारणा जो है शास्त्रीय भाषा की अवधारणा 2004 में पहली बार शुरू की गई है। और इसको इसलिए शुरू कर किया गया है ताकि जितने भी प्राचीन लैंग्वेजेस हैं उन सभी को संरक्षण मिल सके, सभी तक उनकी पहुंच हो सके, सभी उनके बारे में जाने। ये इसलिए इस पहल को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो क्लासिकल लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए उसके कुछ मानदंड होते हैं, उसमें कुछ प्रोविज़न होते हैं कि उनके बेसिस पे उनको क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। तो उनको लेकर के गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया है शास्त्रीय भाषा घोषित करने के, उनको देखते हैं। वो 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए। 1500 से 2000 वर्ष पुरानी उस लैंग्वेज का ऐतिहासिक इतिहास होना चाहिए। उसका मौलिक साहित्य होना चाहिए, यानी कि दूसरी भाषा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी भाषा से उधार न लिया गया हो, बल्कि स्वयं की परंपरा हो, मौलिक साहित्य। तीसरा है प्राचीन दस्तावेज मिलने चाहिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र ग्रंथ, पांडुलिपियां वगैरह आदि मिलने चाहिए। चौथा जो है संस्कृति पर उसका प्रभाव होना चाहिए, जैसे भाषा में भारतीय इतिहास, विचारधारा, दर्शन, धर्म, कला, संगीत को प्रभावित किया जाना चाहिए उससे। ये चारों जो है उसके मानदंड है किसी क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करना। तो चलिए देखते हैं उसका लाभ क्या होता है। अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हो गई तो उसका लाभ क्या मिलता है। तो लाभ वितरण के लिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले शोध संस्थान विश्वविद्यालयों में चेयर्स और रिसर्च सेंटर बन जाते हैं। पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलाइजेशन हेतु फंड मिलता है। पुरस्कार भाषा विद्वानों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, उस लैंग्वेज में जो पुरस्कार है भाषा का उसको सम्मान मिलता है। भाषा अध्ययन यूजीसी नेट होता है, पीएचडी लैंग्वेज स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह इसमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं टाइम पे कुछ जो लैंग्वेज है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और उनकी टाइमलाइन देखते हैं कब कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। जो तमिल लैंग्वेज थी वो सबसे पहले इसी को मिला गया। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी उस किसको घोषित किया गया है। तो तमिल को किया गया है 2004 में। इनकी डेट भी पूछ ली जाती है। ये डेट ये जो सन है 2004 है, ये वनडे एग्जाम में तो इतना खास ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। यूपीसीएस यूपीएसआई वगैरह में इसको ज़्यादा महत्व मिलता है। तो तमिल 2004 में। उसके बाद देखते हैं जो संस्कृत है उसको 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर कन्नड़ को 2008 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में। इनको दोनों को एक साथ ही, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर की भाषा थी मलयालम को 2013 में, उसके एक साल बाद ही उड़िया जो लैंग्वेज थी 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और 2014 में लगातार 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसमें सबसे पहले देखते हैं मराठी 2024 में जिसको दिया गया। उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद असमिया और जो 11वीं उसको वो है बंगाली लैंग्वेज को 2024 में। तो ये 5 भाषाएं होगी, बंगाली, असमिया, प्राकृत और 2 ऊपर है पाली और मराठी। इनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया वो 2024 में दिया गया। और कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस है, प्रत्येक भाषा का उसका थोड़ा विवरण दे रखा है। तो इसमें थोड़ा देखते हैं उनके बारे में क्या क्या विवरण दे रखा है। जो तमिल है, तमिल को अभी बताया कि 2004 में इसको दर्जा दिया गया है। और ये विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा है। तमिल जो है विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा है और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये परिवार भी पूछ लिया जाता है यूपीएसआई वगैरह में हिंदी में कि तमिल जो है किस परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की है। इसके कुछ साहित्य है तमिल के, तो उसको देख लेते हैं। जैसे संगम साहित्य है, थिरुकुरल है, सिलप्पदिकारम है, ये तमिल से रिलेटेड है। तमिलनाडु और श्रीलंका में प्रचलित है तमिलनाडु की यह तमिल लैंग्वेज। उसके बाद
क्यों क्लासिकल है, मतलब लैंग्वेज क्लासिकल क्यों है? क्योंकि ये 2000 प्लस वर्ष पुराने साहित्य, संगमकालीन कविता, शिलालेख आदि इनसे मिले हैं। उसके बाद दूसरी देखते हैं, संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था और आर्य भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत को ही माना जाता है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है जैसे वेद है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी आग्रह संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत को तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि भारत की दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। सबसे पुरानी और जो देखे तरीके से भारत की दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत ही है। चलिए आगे देखते हैं। कन्नड़ लैंग्वेज को 2008 में दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, और ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा की। प्राचीन इसकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। प्राचीन कन्नड़ भाषा में कौन कौन सी कृतियां थी? जैसे कविराज हो गए, वचन आंदोलन हो गया। उसके बाद देखते हैं तमिल लैंग्वेज को भी 2008 में दर्जा दिया गया। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये कन्नड़ के साथ ही दिया गया था। इसको ईस्ट का इटालियन कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मधुर है। ईस्ट का इटालियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण मधुर है, इसलिए इसको ईस्ट का इटालियन कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं तेलुगु में, नन्या है, टिक्कना है, पोतन्ना है। उसके बाद देखते हैं मलयालम को 2013 में दर्जा दिया गया। तमिल और संस्कृत का मिश्रित विकास मलयालम को बोला जाता है और आधुनिक साहित्य में बहुत ही समृद्ध है। ओडिया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। भारत की पहली इंडो आर्यन भाषा है जिसे इसका दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं इसके प्रमुख साहित्य है सरला दास और भक्ति आंदोलन। नई जोड़ी गई भाषाएं जो 2024 में जोड़ी गई हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनका कुछ साहित्य क्या है, किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं मराठी। इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि फिलहाल जोड़ी गई है। मराठी किस किस से रिलेटेड है? पेशवा काल से, भक्ति काल से और संत साहित्य से समृद्ध है, मतलब इनसे रिलेटेड है, इनसे पूछ लिया जाएगा। अब की बार क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाएगा। और प्रमुख जो इनके लेखक है, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, शिवाजी कालीन दस्तावेज वगैरह वगैरह मराठी लैंग्वेज में मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं पाली जो लैंग्वेज है वो लॉर्ड बुद्धा की है। पाली जो लैंग्वेज है वो किसकी है? लॉर्ड बुद्धा की लैंग्वेज पाली है। सॉरी, ये कलम नहीं चल रहा है, इसमें क्या हो गया है? लॉर्ड बुद्धा की जो लैंग्वेज है वो पाली है। पाली को देखते हैं। पाली जो है लॉर्ड बुद्धा की भाषा है और उसमें त्रिपिटक, धम्मपद आदि ग्रंथ इसी भाषा में संबंधित है। तो आगे देखते हैं, जो आगे नेक्स्ट भाषा है वह है प्राकृत। प्राकृत जैन धर्म का मुख्य साहित्य क्या है? प्राकृत में लिखा गया है, जिसमें भाषाई रूप संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि इसी से संबंधित है। आधुनिक भाषाएं प्राकृत से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं असमिया जो लैंग्वेज है वो साथीनाथ शंकरदेव का साहित्य असमिया में लिखा गया है और असम से रिलेटेड, असम जो पूर्वोत्तर के राज्य है उनसे संबंधित इसको देखा जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी उधर ही पड़ती है, इसमें इसको देखा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं बंगाली नवजागरण का मुख्य केंद्र था। टैगोर का साहित्य तो जनगण मन आदि वगैरह उसमें लिखे गए हैं। टैगोर का साहित्य इसी लैंग्वेज में लिखा गया है, बंगाली। तो देखते हैं आगे जो आने वाली क्लास है उसमें बने रहिए इसी तरीके से, और जो आने वाली क्लास है उनको अच्छे से देखते रहिए और अपनी जो टारगेट है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको अच्छे से हासिल कर सकते हो। थैंक यू।